ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो से सी एस एस क्रैश कोर्स 2026 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर 1 है, इंट्रो टू सी एस एस। तो जैसा कि हमने एच टी एम एल में भी सीखा था कि एच टी एम एल इज़ लाइक द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जिस तरह एच टी एम एल इंसानी जिस्म का ढांचे के तौर पे होता है, इसी तरह सी एस एस जो होता है वो इंसानी जिल्द की तरह होता है। जिस तरह हमारे ढांचे को हमारी जिल्द ब्यूटीफाई करती है, खूबसूरत बनाती है, बिल्कुल उसी तरीके से सी एस एस एच टी एम एल को ब्यूटीफाई करता है। तो पढ़ लेते हैं व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट इज यूज्ड टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स एंड improve the appearance of web pages. Without CSS, web pages would show only plain structure without attractive design. तो CSS के बगैर जो सिर्फ HTML होता है वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। HTML creates the structure of web page while CSS adds beauty and styling. ओके, तो इसमें हमारे पास बेसिक सेंटेक्स किस तरीके से होता है कि यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्टर आता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आती हैं, और तो इनसाइड दैट ब्रेसेस हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर्स डिफाइन करते हैं, और एंड पे सेमी कॉलर एज ए टर्मिनेटर के तौर पे आता है। तो सिलेक्टर किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज होता है। प्रॉपर्टी ये डिफाइन करती है कि हम उसमें क्या चीज़ को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या होगी, बैकग्राउंड कलर। तो उसके अलावा हमारे पास आती है वैल्यू, डिफाइंस हाउ टू चेंज इट। यानी कि वैल्यू अगर हम बैकग्राउंड कलर करना चाह रहे हैं और रेड कलर करना चाह रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, रेड, और प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड कलर। अब हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम CSS को HTML से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS इज रिटन डायरेक्टली इनसाइड एन HTML टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे कि ये मुख्तलिफ टैग्स की खसूसियात के तौर पे यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे CSS क्रैश कोर्स 2026, और इसमें हमने फोल्डर बना दिया चैप्टर 1, और इसमें दो फाइल्स बनाई हैं, index.html एंड style.css। शिफ्ट 1 पे क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, हमारे पास HTML का बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। इधर लिखेंगे टाइटल के तौर पे चैप्टर 1 chapter_01, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, मोहम्मद मुबशिर। अब हम जो ही इस फाइल को ड्रैग करके ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमारे पास हेडिंग नज़र आ रही है। अब अगर इसको स्टाइल करना पड़े, अभी आपने स्टाइलिंग पे CSS की सिंटैक्स पे गौर नहीं करना ज़्यादा, जिसमें आपको कनेक्टिंग के तरीके बता रहा हूँ। तो H1 में हम क्या करेंगे, इधर एक एट्रीब्यूट देंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम कोई भी CSS की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बैकग्राउंड कलर बताया, तो चलो बैकग्राउंड कलर के हम लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे इधर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से कहीं आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से। मैं इधर ब्लू सेलेक्ट कर दूंगा और इसका कलर वाइट कर दूंगा ताकि ये विजिबल रहे। तो जो ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और कलर वाइट हो गया। ओके, तो ये हो गया एक तरीका कि हम उसी सेम लाइन पर टैग के अंदर इस स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से CSS लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका है हमारे पास, इंटरनल CSS। अब CSS हम HTML फाइल के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो लाइन बाय लाइन नहीं होगी, बल्कि वो हम उसे हेड टैग के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पे हेड टैग है index.html में, या किसी भी HTML फाइल के अंदर, यहाँ हम स्टाइल टैग डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी CSS लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं H1 को टारगेट करता हूँ, सिर्फ H1 लिख के। अभी हम सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सर्टेन HTML एलिमेंट को टारगेट करना है, लेकिन अभी के लिए H1, और इसका कलर मैं दे दूंगा ब्लैक। अभी के लिए हम इस H1 को खत्म करेंगे क्योंकि इसमें इनलाइन CS ऑलरेडी लगी हुई है। तो H1 में हम दोबारा से लिख देंगे मोहम्मद मुबशिर, और कलर इसका ब्लैक ही है ऑलरेडी, इसका कलर वाइट कर देंगे, एंड बैकग्राउंड कलर वही सेम जो हमने लगाई उधर, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, तो ब्राउज़र में जो ही जाके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ वर्क कर रही है। पहले ये चीज़ वर्क नहीं कर रही थी और अब ये चीज़ वर्क कर रही है।
तो दूसरा तरीका हमारे पास इंटरनल CSS, यानी कि हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग डिफाइन करें और उसमें हम अपने CSS को लिख सकते हैं। ऑलराइट, थर्ड वन जो हमारे पास मेथड है वो है एक्सटर्नल CSS का। अब एक्सटर्नल CSS है कि हम अलहदा से एक फाइल बनाएं, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है, style.css, और उसको अपनी मेन फाइल index.html से लिंक करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हेड टैग के अंदर ही सबसे नीचे, अभी तो हमारे पास ये स्टाइल टैग भी है ना, हम सबसे नीचे हेड टैग के बिल्कुल लास्ट पे, उसकी क्लोजिंग टैग से बिल्कुल पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक कॉलन CSS। क्योंकि आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें शॉर्टकट के तौर पे दे देगा, और जो ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आ जाएगा लिंक REL स्टाइल शीट एंड HREF style.css। REL हमें ये बता रहा है दिस एट्रीब्यूट नेम्स आर रिलेशनशिप ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट, यानी कि ये हमें बता रहा है कि ये एक स्टाइल शीट है, और HRF हमें ये बता रहा है कि असल में ये जो हमारी फाइल है एक्सटर्नल, ये पड़ी कहाँ पे हुई है, क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में है तो style.css के तौर पर ही आ रही है। इस पर इसके पीछे कोई फोल्डर नहीं हमने डिफाइन किया। सो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंने कमेंट डाउन कर दिया CSS। अब एक्सटर्नल फाइल में जाकर मैं लिखूंगा CSS, सेम CSS लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड कलर वाइट। अब जो ही मैं आगे का रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि CSS अप्लाई हो चुकी है। अब आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब आपके पास इंटरनल CSS भी है, एक्सटर्नल CSS भी है और इनलाइन CSS भी है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है इनलाइन CSS। यानी कि मैंने ये डिफाइन किया, और अगर मैं बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पे येलो कर देता हूँ तो वो ये नहीं देखेगा कि style.css में तो मैंने इसकी बैकग्राउंड ब्लू की हुई है, बल्कि वो इनलाइन ही को पकड़ेगा। और जो ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें कि येलो येलो बैकग्राउंड इसका हो गया। उसने ये चीज़ पे गौर नहीं किया कि एक्सटर्नल CSS में क्या लिखा होगा। उसने सबसे पहले इनलाइन CSS को देखना है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे इनलाइन CSS नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये ना करके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू करने के बजाय मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। अब जो ही मैं रिफ्रेश करूँगा अब जो ही मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बात आएगी। अब देख रहे हैं कि चूंकि मैंने ये जो style.css है इससे ऊपर मुंतकिल कर दिया, style.css पहले लोड हो रही है और उसके बाद स्टाइल टैग के अंदर से वो CSS को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो style.css को नहीं देखेगा, वो स्टाइल टैग की CSS को देखेगा। अब देखें style.css में मैंने इसका कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू डिफाइन किया हुआ है, जबकि इंटरनल CSS के अंदर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रेड किया हुआ है। तो वो बैकग्राउंड कलर रेड को चूज करेगा, ना कि ब्लू को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो इनलाइन CSS को देखेगा, अगर वो नहीं है तो फिर वो इसे इंटरनल CSS को देखेगा, अगर इन दैट केस अगर वो भी नहीं है फिर वो एक्सटर्नल CSS पे रिलाई करेगा। आई होप यू गॉट दिस। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है कॉमनली यूज CSS प्रॉपर्टी। तो अभी हमने कलर देख लिया कि कलर कैसे चेंज करते हैं, तो ये चेंजेस टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर भी हमने देख लिया कि किसी भी सर्टेन एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज। तो आ जाते हैं यहाँ पर VS कोड में, और हम यहाँ पर स्पैन लिख देते हैं, स्पैन हेलो वर्ल्ड। अब जो ही मैं स्पैन को टारगेट करूँगा और यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स कर लूँगा, और रिफ्रेश करते ही आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज इसका काफ़ी बड़ा हो चुका है। हालांकि स्पैन का यूजुअल फ़ॉन्ट साइज अगर आप देखें तो कितना होता है, स्पैन का यूजुअल फ़ॉन्ट साइज इतना होता है। तो जो ही आप इसका बढ़ाते रहेंगे, 30 की जगह अगर मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ तो वो और बड़ा हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये तीन चीज़ें हमारे पास बॉक्स मॉडल में आती हैं। तो बॉक्स मॉडल क्या है? एवरी HTML एलिमेंट्स बिहेव्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। द बॉक्स मॉडल कंटेन्स कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। अब इसको समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखें कि सबसे पहले हमारे अंदर
सबसे पहले एक एलिमेंट के अंदर मेन कंटेंट होता है, जो जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक डिव डिफाइन करते हैं, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। डिव, हेलो डिव, और अगर इसमें डिव को स्टाइल करूँ, विड्थ हाइट डिफाइन करके, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। आपने अभी प्रॉपर्टीज पे गौर नहीं करना, फिर भी आपको समझ तो आ ही रही है थोड़ी बहुत, लेकिन हम इसको अभी पढ़ेंगे। विड्थ हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के तौर पर चीज़ आ गई है। तो इसमें जो ये हेलो डिव लिखा हुआ है, ये सारा अंदर की चीज़, ये है कंटेंट हमारे पास। जबकि इसके बाद हमारे पास आती है पैडिंग। अब देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हेलो डिव, ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये साथ ना जुड़े, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पैडिंग दे दूँ। 10 पिक्सल्स की पैडिंग देते ही क्या होगा कि इसके अंदर अंदर का जो सारा फासला है वो बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं पैडिंग, यानी कि अंदर से कंटेंट के साथ कितना फासला है एलिमेंट का, उसको कहते हैं पैडिंग। नेक्स्ट हमारे पास होता है बॉर्डर। तो किसी भी एलिमेंट के कंटेंट और उसकी पैडिंग के बाद जो उसकी बॉर्डर लाइन होती है, उसको बॉर्डर कहा जाता है, यानी कि जो उसकी एंडिंग लाइंस होती हैं, आप यूँ कह सकते हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं उसको बॉर्डर कहा जाता है। तो जो ही मैं इसे बॉर्डर लिखूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल्स, इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है कि हम पहले इसको विड्थ बताते हैं कि 11 पिक्सल्स का बॉर्डर हो। किस तरह का बॉर्डर हो, हमारे पास सर्टेन होती हैं चीज़ें, सॉलिड होता है, डैश्ड होता है, डॉटेड होता है, हम किसी तरीके का भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं डैश्ड बॉर्डर दूंगा और यहाँ पे कलर डिफाइन करूंगा मैं वाइट। तो जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि डैश बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं डैश ना करने के बजाय सॉलिड करूँ ताकि ये विजिबल नजर आए, तो रिफ्रेश करते ही आप देख रहे हैं कि हमारे पास, अगर वाइट का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि ये थोड़ा मजीद विजिबल हो जाए, आप ये देख रहे हैं कि बॉर्डर हमारे पास डिफाइन हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस स्पैन के टैग से थोड़ा सा नीचे को आए, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन दूंगा। जिस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप मार्जिन देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये चीज़ भी वर्क करती है। अब पैडिंग हो, मार्जिन हो, बॉर्डर हो, इन सब में 4 डायमेंशन होती हैं, टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम। इसको भी हम देखते हैं। अब मैं मार्जिन इसको दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा, मुझे और कहीं से मार्जिन नहीं चाहिए, लेफ्ट से मार्जिन नहीं चाहिए, राइट से मार्जिन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ टॉप से मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स कर दूंगा, एंड जो ही इसे रिफ्रेश करेंगे हम, तो देख रहे हैं कि ऊपर से फासला आ चुका है। इसी तरीके से आप पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ पैडिंग जो लेफ्ट साइड पे है सिर्फ उस साइड पे है, लेफ्ट साइड। तो इस पैडिंग को खत्म कर देंगे और पैडिंग लेफ्ट में करके 10 पिक्सल्स कर दूंगा। तो अब देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट मूव हुआ है, ऊपर से बिल्कुल टेक्स्ट साथ जुड़ा हुआ। तो सिर्फ पैडिंग जो उसने अप्लाई की है वो 10 पिक्सल्स लेफ्ट से की है, ना टॉप से की, ना बॉटम से, ना राइट से। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सो डायमेंशंस भी आप डिफाइन कर सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग-अलग से भी, और अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी में डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं।